Very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरे डिफ्रैक्शन. इसमें जो बुक हमने स्टडी की है, एलिमेंट्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय बी डी क्लेटी एंड एस आर स्टोक, ये रेफरेंस बुक है. तो इसमें हम सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए. देखो होता क्या है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू बी डाइफ्रैक्टेड, जो द स्पेसिंग इन द ग्रेटिंग, या हम यूं कहें कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, दैट शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी कि जैसे अब हमारी एक्सरेज हैं, तो हमारी जो एक्सरेज की वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है. और जो हमारे क्रिस्टल में एटम के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज ऑल्सो इन एंगस्ट्रॉम, जैसे अराउंड 2 to 3 एंगस्ट्रॉम हो गई. तो अब क्योंकि इनकी जो स्पेस है, एटम के प्लेन के बीच में जो स्पेस है वो भी एंगस्ट्रॉम में होता है, और जो हमारी एक्सरेज की वेवलेंथ है वो भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है, तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है. हेंस जो एक्सरेज है दे कैन बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब अगर बात जब हम एक्सरे की कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सरेज निकलती कैसे हैं. मान लो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किसी टारगेट मेटल के साथ हिट करते हैं, तो होगा क्या. जैसे मान लो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराई, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, बाहर ये के शेल में इलेक्ट्रॉन है. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम, इतना हमें पता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तभी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, एक वैकेंट स्पेस है. अब यहाँ पे जो हायर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि के सेल के बाद एल सेल है, एम सेल है, तो हायर सेल से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे. और अब यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इस एल सेल से, सपोज करो के सेल में आया, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. तो आपको समझ में आ गया एक्सरेज कैसे मिलती है. यहाँ पे क्या किया है, एक मोलिब्डेनम का एग्जांपल लिया है कि मोलिब्डेनम टारगेट, मतलब कौन सा मेटल लिया, मोलिब्डेनम. उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि 35 किलोवोल्ट पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्डमेंट किया, तो जो एक्सरेज निकलती हैं वो इस तरह का पैटर्न शो कर रही हैं. ये इंटेंसिटी है इस तरफ. ये व्हाइट रेडिएशन में मतलब आपकी सारी कंटिन्यूअस रेडिएशन है. और ये के बीटा के अल्फा, ये क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन है ड्यू टू एनर्जी ट्रांजिशन इन द एटम. अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो क्लेटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया है. इस तरफ ये आपकी वेवलेंथ है. अब जैसे यहाँ पे ये बताया है कि जैसे हमने मोलिब्डेनम लिया तो जो वेवलेंथ आएगी, और स्पेशली डिस्कस किया है कि के अल्फा मैंने बताया कि के अल्फा कौन सी होगी, कि ये जैसे आपका यहाँ पे ये एल सेल से आपका इलेक्ट्रॉन के शेल में आया, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये आपकी के अल्फा रेडिएशन होंगे. और ज्यादा डिटेल में आप इसको अच्छे से समझना है तो क्लेटी की बुक मैं रेफर कर रही हूँ. तो यहाँ पे जैसे मोलिब्डेनम एटम का 0.71 एंगस्ट्रोम इसका वेवलेंथ होता है. कॉपर से निकलेंगे तो 1.54 एंगस्ट्रोम होता है. तो ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये रेडिएशन भी है. लेकिन यहाँ पे हमारा काम क्या है, हम बात करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन की, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है. तो ब्रैग्स इक्वेशन में हमने क्या किया, हम ये क्रिस्टल के प्लेन कंसिडर कर लेते हैं कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन होंगे. दो प्लेन के बीच की जो दूरी है इसको हमने मान लिया इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये है डी. ठीक है. अब ये है हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन ये प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है ये है थीटा, और ये है डाइफ्रैक्टेड रेज. ठीक है, ये इंसिडेंट रेज, ये डाइफ्रैक्टेड रेज. अब यहाँ पे क्योंकि ये इस प्लेन के साथ जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से डाइफ्रैक्ट भी होगी, तो थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ, थीटा से डाइफ्रैक्ट हुआ. अब दूसरी रे देखेंगे, ये हमारे इस प्लेन पे गिर रही है. ठीक है, तो ये यहाँ पे गिरी. अगेन जैसे आप देखोगे ये एंगल इसका ये है और ये इसका डाइफ्रैक्टेड एंगल है. अब हमें क्या देखना है कि दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस है डी, तो एक ये वाली रेडिएशन आई, दूसरी ये वाली आई. अब जब हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन देखते हैं
तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये 2 प्लेन के बीच की डिस्टेंस दी है, तो जो दूसरी रेडिएशन आती है वो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यानी कि ये जो है दूसरी डिस्टेंस यहाँ तक आती है तो पहले वाले के बराबर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जो इंसिडेंट रे है, यानी कि अगर हम इसको P मान रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की, और इसी तरीके से जो डाइफ्रैक्टेड रेज है, उसने ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये कितनी जाती है, ये हम देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि ये थीटा एंगल था, और अगर आप ये एंगल देखोगे, तो कि आपने क्या किया कि इस ये जो आपकी इंसिडेंट रेज थी, उससे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, तो वो यहाँ पे आएगा, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो सेकंड रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, और पहले रेडिएशन को यहाँ पे इतने डिस्टेंस इनकी मैच करती है, और आगे की जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। सिमिलरली इधर हमने इस जो ये डाइफ्रैक्टेड रेज थी, इसको ऐसे करके आगे बढ़ा के एक्सटेंड करके इसके ऊपर एक पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हमारा 90 है, और ये हमें पता है कि ये थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बच गया, ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा बचा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बचा। अब इधर देखोगे, इधर अगर आप बात करोगे कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये आपका कितना बचा है, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे, ये तो अगर यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, अब ये अगर आपका इधर वाला 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये आपका 90 है, तो ये कितना बचा, ये एंगल भी थीटा बचा। तो आई होप यहाँ पे ये एंगल थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ये देखो, ये आपका ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा एंगल 90 का है, तो 90 माइनस थीटा में से ये कितना होगा कि आपका टोटल 90 बने, थीटा होगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो 90 आ जाएगा, तो ये एंगल हुआ आपका थीटा। अब आपको क्या समझना है कि इसमें हमारा ये जो है बेस है, ये देखिए, ये बेस है, ये वाला जो है बेस है, इसके ऊपर ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल निकालेंगे, तो हमारा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे, तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। असल में हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, और h तो हमें पता है कि d के इक्वल है, जो कि दो प्लेन के बीच की दूरी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस d है। तो अब यहाँ पे जब हम P अपॉन एच करेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और P किसके इक्वल हो जाएगा, एच साइन थीटा, और h हमारा किसके इक्वल है, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल है, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस है, तो d साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस d साइन थीटा आ गई। अब ये जो दूसरे जो वेव थी, हमारी दूसरी जो रे थी, उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, d साइन थीटा इंसिडेंट रे ने, और d साइन थीटा, क्योंकि इधर भी सेम आएगा, d साइन थीटा डाइफ्रैक्टेड रेज ने, तो टोटल डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा ट्रेवल हुई वो कितनी हो गई, 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ब्रैग इक्वेशन क्या बोलते हैं कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि n लैम्डा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसको समझते हैं। अगर हमें जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन की, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो रेज है उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पैटर्न देखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो, पहले प्लेन पे सपोज करो कि आपकी ये रे ऐसे आती है, क्योंकि रे तो आपका साइनसोइडल पैटर्न फॉलो करती है। अब जो दूसरी रेडिएशन है, अगर ये सेम पाथ को फॉलो करेगी तभी तो कंस्ट्रक्टिव होगी ना, ऐसे, तभी हम इनका एडिशन लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारी थी एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये हमारी एक्स्ट्रा डिस्टेंस थी, तो ये किसके बराबर होगी, ये हमारी एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये जो वेवलेंथ है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हमारी एक रेज है, एक जिसकी ये लैम्डा होती है, ठीक है, जिसका लैम्डा ये होता है, तो अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो है एक लैम्डा, यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो आपका या तो मान लो जैसे हाफ लैम्डा हुआ, या 1 लैम्डा हुआ, या 2 लैम्डा हुआ, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आपका
एन लैम्डा आएगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये जो है, अब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने देखा कि ये पैटर्न फॉलो करेगा कि ये वाली जो वेव्स है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक सिमिलर वे में होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे है और दूसरी वाली वेव अगर ऐसे जाएगी कि कुछ इस तरीके से अगर जाती, तो वो क्या हो जाता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते। तो हमने क्या देखना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना देख के एक्सआरटी में हम कौन सा कंसिडर करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आई, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेकंड वेव, वो कितना होगा, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेकंड रे, वो कितना होगा, 2d साइन थीटा होगा। और 2d साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के इक्वल होगा। यहां से आई होप क्लियर होगा। और यही हमारी क्या है, ब्रैग इक्वेशन है कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही हम एक्सआरडी पैटर्न देख पाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे कि ब्रैग इक्वेशन में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अलोंग द प्लेन डज नॉट अपीयर, यानी कि जैसे हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एटम के बीच का स्पेस है वो अलोंग द प्लेन अपीयर नहीं होगा। ओनली द इंटरप्लेनर स्पेसिंग अपीयर, यानी कि इंटरप्लेनर यानी कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच की डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एटम के बीच की डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्लेन के बीच की दूरी है, डी, दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। चेंज इन पोजीशन और स्पेसिंग ऑफ द एटम अलोंग द प्लेन शुड नॉट अफेक्ट द ब्रैग कंडीशन। ब्रैग्स कंडीशन को यानी कि अगर एटम की पोजीशन चेंज होती है, सपोज करो पहले यहाँ पे थे, अब इधर आ गए, पहले यहाँ थे इधर आ गए, तो जो एक ही प्लेन में एटम की पोजीशन है वो ब्रैग्स कंडीशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर हम ब्रैग इक्वेशन के बारे में और बात करें, तो जो ब्रैग्स इक्वेशन है ये एक नेगेटिव लॉ है, यानी कि इफ ब्रैग इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नो रिफ्लेक्शन कैन अकर। इफ ब्रैग्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्शन में अकर। डाइफ्रैक्शन की बात करें तो रेन फॉरेस्ट कोहेरेंट स्कैटरिंग से आपको डाइफ्रैक्शन मिलेगा। अब जैसे रिफ्लेक्शन वर्सेस डाइफ्रैक्शन के बीच में अगर थोड़े डिफरेंस आप देखना चाहोगे, तो आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन जो है आपका आउटर सरफेस से होता है, यानी कि हम बात करते हैं कि मान लो एक मीडियम है, आपकी वेव आई, ये एक मीडियम है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और इसके साथ स्ट्राइक की और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई। डाइफ्रैक्शन ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से हुआ, सरफेस से हुआ। लेकिन डाइफ्रैक्शन तो पूरा बल्क से हो रहा है, यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो डिफ्रैक्शन तो ये वाला एटम, ये वाला एटम, पूरा मतलब बहुत सारे प्लेन से होता है। तो डिफ्रैक्शन होता है थ्रू द बल्क। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे, लेकिन डाइफ्रैक्शन के लिए तो ब्रैग्स एंगल सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो 100% ऑफ द इंटेंसिटी में बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि जिस इंटेंसिटी की रेडिएशन आई वो 100% वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन डाइफ्रैक्शन में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज डाइफ्रैक्टेड। सो अगर हम ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में बात करें, तो हमारा एन लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 2d साइन थीटा के। एन यहाँ पे एक इंटीजर है एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन। जैसे कॉपर की अल्फा रेडिएशन के लिए हमने क्या बताया था, हमारा जो लैम्डा है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग वो है 2.22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन ये जो 110 लिखा हुआ है डी के साथ, ये क्या है, ये हमारे मिलर इंडेक्सेस है ना। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे एन फर्स्ट ऑर्डर का है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 110 प्लेन। अगर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू ये आती है, आपको जरूरत लगती है न्यूमेरिकल्स वैल्यू में, और वहां पे भी आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। अब इसमें लास्ट हम ये बता लेते हैं कि मान लो अब जैसे हमारे पास क्या आ गई, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ गई। अब आपको मान लो यूनिट सेल निकालना है, तो यूनिट सेल निकालने के लिए मान लो क्रिस्टल की यूनिट सेल निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी एच के एल, ये मिलर इंडिसेस की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ किस किस का होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका D220 प्लेन है, ये मिलर इंडिसेस की वैल्यू मतलब क्या बताता है कि आपका कौन सा प्लेन है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए अपॉन, यानी कि H2 है, K2 है, L0 है, तो आप करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
और प्लस 0 है, 0 का स्क्वायर का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, और फिर होल स्क्वायर रूट है, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। अगर 110 प्लेन में बात करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो अगर आपको दो प्लेन का रेशियो निकालना हो तो आप उसको कर सकते हैं। ये आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल से रिलेटेड पॉइंट था कि डी एच के एल किसके इक्वल होता है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।